गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का। आपका अकाउंट्स 100 मार्क्स का है। आज हम लोग आपकी बुक से पढ़ेंगे, मतलब बुक से स्टार्ट किया जाएगा। देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, आपके एनसीईआरटी बुक से है। उसमें हम पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग। ये थ्योरी पोर्शन है, हम इसको शॉर्ट में पढ़ाएंगे और आप लोग भी अपना नोट तैयार कर लीजिएगा। जैसे ये बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब तक आप अकाउंटिंग का बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आपको आगे नहीं समझ में आएगा। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टू अकाउंटिंग। और सबसे पहले उसमें हम जानेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, पहले एक मतलब हिंदी में समझिए, फिर हम इसको इंग्लिश में बताएंगे आपको। देखिए क्या होता है कि अकाउंटिंग क्या होता है। जैसे कोई भी जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग के अंतर्गत यही किया जाता है कि पूरे साल, यानी कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो 1 साल तक बिज़नेस करते हैं। लेकिन जब बिज़नेस आप करते हैं, यानी परचेजिंग सेलिंग का कार्य करते रहते हैं, यानी सभी ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो आप जानना चाहेंगे ना कि आखिर में मेरा बिज़नेस रन कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम सारे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, पूरे साल के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है कि पहचान, मतलब ये ट्रांजेक्शन बिजनेस के थ्रू, जैसे एग्जांपल में समझिए कि हमने परचेज किया, परचेज गुड्स फॉर बिजनेस, यानी बिजनेस गुड्स हमने परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, तो ये तो बिजनेस से रिलेटिव है। मान लेते हैं कि हमने अपने घर का बिजली का बिल पे किया, ठीक है ना, तो क्या घर के लिए जो बिजली का बिल पे कर रहे हैं क्या वो आपके बिजनेस में है, तो वो आपके बिजनेस में नहीं है। तो जो भी ट्रांजेक्शन करना है सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि वो ट्रांजेक्शन बिजनेस के लिए है कि बिजनेस के परे है। तो अकाउंटिंग में जो भी बिजनेस से संबंधित होगा ट्रांजेक्शन, उसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी कि अकाउंटिंग में हम पहला चीज़ क्या करेंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई, यानी उसकी पहचान करते हैं, ठीक है। तो वही होता है कि पहचान करना। फिर जितने भी ट्रांजेक्शन है वो किस टर्म में है, वो मॉनेटरी, यानी कि पैसे में हो, कोई भी लेन देन हो रहा है, जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो किस में हो, उसका एक वैल्यूएबल, मतलब पैसा, मतलब मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, यानी मौद्रिक स्थिति होनी चाहिए। फिर तो अकाउंटिंग सिंपली होता क्या है कि निश्चित अवधि, मतलब एक निश्चित, हम मान लेते हैं 6 महीने या साल भर के बाद अपनी फाइनेंशियल स्थिति, यानी अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है, वित्तीय स्थिति होती है, के परिवर्तनों और लेन देनों को लिखने, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको लिखने, उसको उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकृत करने, उसका एनालाइजिंग करने यानी समराइजिंग करने, उसका एनालाइजिंग करने की क्या होती है, कला होती है, ठीक है ना। हिंदी में इसकी परिभाषा मैं आपको पूरा सुना दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। लेखांकन निश्चित अवधि के बाद वित्तीय स्थिति के परिवर्तनों और लेन देनों को लिखने, वर्गीकृत करने, निष्कर्ष निकालने, विश्लेषण और निर्वचन करने की कला है। ये तो सिंपली आपको हिंदी में पता गया। अभी हम लोग इसको इंग्लिश में अच्छे से जानेंगे और उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे डिफिनेशन आपको दिखाई जा रही होगी। देखिए अकाउंटिंग इज, हम इसको लिख के बता रहे हैं आपको डिफिनेशन। देखिए एक मिनट, इस डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए और आपकी बुक में भी दिया है ये डिफिनेशन, आप लोग लिखिए साथ साथ, फिर इसके अर्थ को हम लोग समझेंगे। देखिए इसको लिखिएगा मेरे साथ साथ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, तो लिखिए इसको। अकाउंटिंग इज द, अकाउंटिंग आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ
आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in term of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting इंटरप्रेटिंग वही आपका एनालाइजिंग ही होगा। आप ध्यान दीजिए, देखिए आपकी डिफिनेशन और आपके बुक में समरी में भी डिफिनेशन दी है, ठीक है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। समझ लेंगे तो आप लोग को इजीली वो याद हो जाएगा। नहीं, देखिए क्या है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब समझते हैं, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको क्या करना, लिखना, क्लासीफाइंग उसको वर्गीकृत करना, एंड समराइजिंग और उसका सारांश निकालना, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हों वो किस टर्म में हुए हों, मनी पैसे यानी मौद्रिक स्थिति में, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिंटिंग। इसको हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन हो ना बिजनेस में, सेक्शन ट्रांजेक्शन हो तो सबसे पहले अकाउंटिंग में पहला एक शब्द याद रखिए आप लोग का है आई, कोड है ये आई, फिर अभी इसका अर्थ भी हम बता देंगे क्या होता है यम। इसको आप लोग समझ लेंगे तो उसके बाद आप लोग की कई चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आई के बाद यम, फिर आर, फिर सी, फिर एस, ए और सी। ध्यान दीजिए, देखिए होता क्या है, पहला होता है आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका होता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन की स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा, भूल गए हम। ध्यान दीजिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हम बताए ना आप लोग को पढ़ाए इकोनॉमी नॉन इकोनॉमी वाला वर्क, उसी तरह ये भी होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहचान करना है कि वो बिजनेस के लिए हो रहा है या अलग हो रहा है। यानी कि डायरेक्ट जो बिजनेस के लिए होगा सिर्फ वो ट्रांजेक्शन हम किस में लिखेंगे, अकाउंटिंग में। जैसे एग्जांपल में दिए, मान लेते हैं हमारी एक शॉप है, एक बिज़नेस है,
जिसके लिए हम गुड्स परचेज करें, सब कुछ परचेज करें, सेल करें, तो वो तो मेरा बिजनेस है, तो उसको अकाउंटिंग में लिखेंगे। मान लीजिए हम अपने बच्चे की स्कूल फीस जमा कर रहे हैं, तो वो मेरा वो चीज़ क्या है, वो हमारा बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है, वो क्या हमारा अलग खर्चा है। दूसरी चीज़ होगी, जो भी आपका, पहले तो आपने ट्रांजेक्शन का क्या कर लिया, पहचान कर लिया कि वो आपके बिजनेस से संबंधित है या आपके पर्सनल से। दूसरी चीज़ होती है आपकी मेजरमेंट इन मनी। मेजरमेंट इन मनी टर्म। देखिए, अब जब आपने ट्रांजेक्शन की पहचान कर ली, यानी आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि वो बिजनेस के लिए है कि नहीं, तो उसके बाद आप मेजरमेंट इन मनी टर्म, अब उसको देखेंगे उसका पैसा, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है वो किस में हो, मनी टर्म में हो, पैसे में। जैसे गुड्स परचेज फॉर, अगर कैश दिखाएगा तो ठीक है, यानी और किसी चीज़ को एक्सचेंज करा है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं हमने गेहूँ बेचा और उसके बदले में चावल खरीद लिया, ये नहीं होता है ट्रांजेक्शन। जब भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें कैश आएगी या जाएगी, ठीक है ना, तो वो यानी कि मनी टर्म में होना चाहिए, यानी मनी मुद्रा में हम उसको क्या कर सके, माप सके, तो वो चीज़ किस में आएगी, अकाउंटिंग में। तीसरी चीज़ आपकी आती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होती है, जिसको हम पढ़ते जर्नल हम आप लोग को पहले बता दिए हैं। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, पहले तो हम उस ट्रांजेक्शन की पहचान कर लिए कि ट्रांजेक्शन कैसा है, बिजनेस के लिए है कि नहीं है। जब उसकी पहचान हो जाती है कि वो ठीक है, वो बिजनेस के लिए, तो हम दूसरा काम करते हैं कि वो मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है, यानी वो मौद्रिक रूप में हम उसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो वो हुआ। फिर तीसरी चीज़, जब ये पता चल गया कि उसका मतलब पैसे में ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी कि कैश आई है या गई है, तो हम तीसरी चीज़ क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। किसी बुक में उसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे ना, रिकॉर्ड करेंगे, तो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं सारा ट्रांजेक्शन, जनरल में। जो कि हम बताएं ना, जनरल एंट्री हम लोग जो करते हैं सारे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, मतलब परचेज किया, फिर सेल किया, फिर डिस्काउंट दिया, फिर कमीशन दिया, ये सब चीज़ें हम जो पढ़े वो जनरल एंट्री करते हैं। तो तीसरा चीज़ होती है हमारी रिकॉर्डिंग, यानी उस सौदे का हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करें, उस ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर आप कहते हैं सी में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में आएगा आपका लेजर जो अभी हम थोड़ी दिन बाद पढ़ेंगे। लेजर जनरल के बाद हम पोस्टिंग करते हैं सारे ट्रांजेक्शन का लेजर में। जैसे ध्यान दीजिए, एक चीज़ एग्जांपल से समझिए, हम क्या करते हैं, बिजनेस, हम बताएं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका 1 साल पर बनता है, यानी कि जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया, ये आप लिखते जाएंगे हर महीने, और 1 साल पे जाके आप उसका क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, जिसमें आपका जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट, तो वो होता है आपका फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल, यानी कि रोज़ का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए कि होता क्या है, जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग रोज़ क्लास में जाते हैं, तो आप एक रफ यूज़ करते हैं जिसमें आप सारे सब्जेक्टों का रफ करते हैं। वो तो बाद में आप बड़े हो जाते हैं काफ़ी, तब हर सब्जेक्ट का अलग अलग करते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने 8th तक पढ़ा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक रफ बना लेते हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट को क्या करते हैं, रोज़ डे बाय डे लिखते हैं। फिर घर पे जाके उसको क्या करते हैं, अलग अलग फेयर पे, जैसे हिंदी का है रफ, हिंदी का जो हमने क्लास में किया उसको हिंदी की अलग कॉपी बनाते हैं, इंग्लिश का है तो इंग्लिश की अलग कॉपी बनाते हैं, मैथ है तो मैथ की अलग कॉपी बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि एक जनरल जो बुक होती है, उसमें हम जो रोज़ परचेज करते हैं वो सब पूरा लिखते हैं, सारा परचेज करते हैं, और सेलिंग भी लिखते हैं एक ही बुक में, जैसे रफ में आप लोग करते हैं परचेज है। फिर उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, यानी वर्गीकृत। हम क्या करेंगे, उसको ले जाके अब अलग बुक लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें परचेज का सारा एक जगह लिख देंगे और सेल का एक जगह लिखेंगे। यानी कि लेजर में क्या करते हैं, हम अलग अलग खाते क्या करते हैं, बनाते हैं।
जर्नल में तो सारा ट्रांजेक्शन लिखते हैं। जैसे जनरल एंट्री जब आप लोगों ने किया, हम जो बताया, तो उसमें आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर परचेज किया, उधार किया, कैश में किया, कमीशन दिया, वेजेस दी, सैलरी दी, तो आप एक जनरल बुक पे लिखे, एक रिकॉर्ड किए। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे कि आपने एक बहुत सारा, आप सोचिए कि एक साल का सारा ट्रांजेक्शन आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एक आप ढूंढेंगे कि नहीं। जैसे हम बोल दें कि आप पूरा रफ पे लिखिए, और जिस दिन एग्ज़ाम हो आप तो ढूंढते रह जाएंगे ना कि हिंदी कहाँ लिखे, इंग्लिश कहाँ लिखे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग बुक में सॉरी कॉपी पे अलग अलग फेयर बनाए। तो ठीक वही चीज़ होता है, हम लेज़र तैयार करते हैं, इस जनरल से लेज़र तैयार करते हैं, यानी कि परचेज का अलग, मतलब जितनी चीज़ें परचेज की है उसका हिसाब किताब यानी रिकॉर्ड अलग करते हैं। सेल्स अकाउंट अलग बनाते हैं, यानी जितना हमने सेल किया उसका अकाउंट अलग बनाते हैं। जितना भी हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया, कैश पेमेंट किया, कैश अकाउंट अलग बनाते हैं, डिस्काउंट अकाउंट अलग बनाते हैं। सैलरी हमने जितनी पेड की होगी उसकी अलग एक अकाउंट बनती है। फिर हमने वेजेस, कमीशन जितना भी है सबका अलग अलग क्या करते हैं, लेज़र बनाते हैं, जिसे हम अकाउंट भी कहते हैं। आप समझ रहे हैं। तो हमने रिकॉर्ड करने के बाद क्या कर दिया, सबका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकृत कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। उसके बाद हम क्या कर दिए, ये तो हो गया आपका लेज़र। उसके बाद एक चीज़ आती है आपकी क्लासिफिकेशन के बाद आएगी आपकी समराइजिंग। क्या आएगी, समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, सॉरी समराइजिंग, SUING, समराइजिंग। आप लोग प्लीज़ बुक से देख लीजिएगा। समराइजिंग, समराइजिंग आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें हम लोग तैयार करते हैं। मतलब आपने जनरल कर लिया, लेज़र कर लिया, अब हम इसका सारांश, यानी आप बताइए कि ऐसा तो होगा नहीं कि साल के अंत में हम लोग परचेज में इतनी मोटी बुक बन गई होगी, सेल्स अकाउंट की इतनी मोटी बुक, सारी की अलग अलग बुक हो गई होगी। तो अब हम क्या ये चीज़ नहीं कर सकते। जैसे समराइजिंग मतलब क्या होता है, सारांश निकालना। एक चैप्टर आप लोग पढ़ लेते हैं तो उसकी छोटी सी समरी निकालते हैं ना, वही चीज़ होती है। तो जैसे हमने पूरे साल कितने रुपये का परचेज किया, तो हम जब ये बनाते हैं ना तो वो जोड़ जोड़ के मान लेते हैं हमने 60 लाख रुपए का क्या क्या एक साल में परचेज, तो वो इकट्ठा जो अमाउंट होता है वो होता है समराइजिंग। कितने का सेल किया वो मान लेते हैं 60, इतने का हमने परचेज किया, 1 लाख का हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये इकट्ठा रूप में, यानी कि समराइजिंग करते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके लिए समराइजिंग करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें बनाएंगे, देखिए समराइजिंग में हम 3 चीज़ें तैयार करते हैं। समराइजिंग की स्पेलिंग प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। होता क्या है, समराइजिंग में पहले हम करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जनरल लेजर के बाद बनता है आपका, आप लोग को ये सब चैप्टर मिलेगा। आप जनरल का अलग चैप्टर पढ़ेंगे, लेजर का अलग, उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस, फिर आप उसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समराइजिंग में। और तीसरा आप बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये आपकी अलग, ये आप लोग का अलग अलग चैप्टर है, ठीक है ना। जनरल पढ़ेंगे हम लोग, फिर लेज़र, फिर ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट। देखिए ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे समराइजिंग में, उसके बाद पीएल अकाउंट से हमको पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा हुआ है कि लॉस। और बैलेंस शीट में हमको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी हैं। अब इतनी चीज़ें हम जब जान गए, मतलब कि अब समराइजिंग में तो पता चल गया कि हमारा बिजनेस कैसा रन कर रहा है, हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी पता चलता है, कितना लॉस हो रहा है वो भी पता चल रहा है। तो अब आगे की चीज़ आती है एनालाइजिंग। ए से होता है आपका एनालाइजिंग, एंड इसको इंटरप्रिंटिंग भी कहते हैं, इंटरप्रिंटिंग। जब आपने समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट जब आपने तैयार कर लिया, समरी पता चली, तो एनालाइजिंग में क्या होता है, जो हमारी कंपनी के सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वो
एनालाइज करते हैं कि हमारी जब वो इस सब चीज़ें फाइनेंशियल, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, इसको देख के वो एनालाइज करते हैं यानी विश्लेषण करते हैं कि हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या कारण है, अगर लॉस भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको क्या करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ें क्या होती है, सी, लास्ट है आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस हो गया आपका कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, इसका मतलब क्या होता है कि जब इतनी चीज़ें हो गई तो कम्युनिकेट, जो भी आपने बिजनेस कर रखा है वो देखिए, ये अकाउंटिंग तो बहुत बड़े बड़े कंपनियों में भी होती है, मतलब सब जगह अकाउंटिंग का मतलब यही अर्थ यही होता है। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स में क्या होते हैं, यूजर्स देखिए दो टाइप होते हैं, यूजर्स आपके दो टाइप होंगे, एक होंगे इंटरनल और दूसरा होगा आपका एक्सटर्नल। एक होगा आपका इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। यानी कि जब ये पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी प्रॉफिट हो रही है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, आपकी कंपनी के एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, तो आप जानते हैं ना कि हर मतलब कोई भी बिजनेसमैन अपनी कंपनी का इसलिए वो करता है, यूजर्स मतलब कम्युनिकेट करता है ताकि बहुत से इन्वेस्टर क्या हों, मतलब हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सके। तो ये जो होते हैं एक्सटर्नल, मतलब जो बाहरी लोग को सूचना दी जाती है। जैसे इंटरनल में पहले ले लेते हैं, इंटरनल में हमारे होते हैं ओनर्स, फिर उसके बाद होता है, एक सेकेंड, इसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं, पहले इतना समझ लीजिए। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स यानी इसके बाद लास्ट काम अकाउंटिंग का क्या होता है कि हम अपने यूजर्स को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताते हैं। अब हमारे यूजर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल में हमारे बैंक मतलब हमारे ओनर यानी कि उस बिज़नेस के मालिक, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। एक्सटर्नल में क्या होते हैं यानी बाहरी, जो बैंक्स है, गवर्नमेंट है, लेंडर्स है, क्रेडिटर। होता क्या है कि जब तक ये लोग आपके बिज़नेस की कंडीशन जानेंगे नहीं तब तक वो अपने आपके बिज़नेस में पैसे तो लगाएंगे नहीं। बैंक से अगर लोन लेना है, अगर वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तब तो वो बैंक लोन देंगे। गवर्नमेंट को इसलिए ज़रूरत होती है जानने की, ताकि आपकी कंपनी कैसे रन कर रही है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तभी उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आप पे टैक्स लगाता है, यानी आपसे टैक्स वसूल करता है। देखिए अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो एक ना एक दिन आपकी कंपनी क्या होगी, हमेशा टैक्स देना चाहिए, सबको देना चाहिए। आगे टैक्स उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए ये तो हो गया आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखिए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जब इतनी चीज़ें आप समझ जाएंगे ना तो आपसे अगर कुछ भी, जैसे अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, तो उसमें भी यही चीज़ें आएंगी, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट ऑफ मॉनिटर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेशन। यही चीज़ें प्रोसेस में भी आएगी। अगर पूछ रहा है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ में आपका अकाउंटिंग, तो उसमें भी आप अगर ये चीज़ें लिख रहे हैं तब भी सही है। और एट्रीब्यूशन, तीनों चीज़ें अगर पूछता है तो आप ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो गई तो आप इसकी हेडिंग डाल डाल के, आपकी बुक में भी दिया है, आप लोग अच्छे से इसको नोट में बना लीजिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अब डिफिनेशन आ गया, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पढ़े। क्लासीफाइंग पढ़ लिया आप लोग यहाँ पे। एंड समराइजिंग, मतलब अकाउंटिंग एक कला जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड ए टर्म ऑफ मनी। मतलब ध्यान दीजिए जितने भी ट्रांजेक्शन हो वो किस टर्म में हो, मनी। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इवेंट्स मतलब जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, मतलब जो भी जितना भी जिस हर चीज़ जिसको हम पैसे में क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके ना। कोई भी कार्य हो रहा है उसको हमारा मतलब क्या है, जैसे हम कोई इवेंट करें, कोई फंक्शन अपने मान लेते हैं अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए कोई इवेंट कर रहे हैं और उसका मतलब खर्चा अगर हमको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि ये इवेंट करने में हमको मतलब
कोई फंक्शन है या कोई आया है तो उसको हम ऐसे पैसा खर्च करते हैं ना, तो वो मॉनेटरी टर्म में होता है। जैसे 10 लाख का 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती भी होंगी। मान लीजिए हम थोड़ा सा कोई फंक्शन भी करें अपने उसमें, तो कितना खर्चा आया वो हमारे एक्सपेंसेस में हो जाता है, तो वो हुआ मॉनेटरी टर्म, वही करा। विच आर इन द पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता है आपका वित्तीय। कैरेक्टर एंड इंटरप्रिंटिंग। इंटरप्रिंटिंग का मतलब वही चीज़, एनालाइजिंग हम जो आपको यहाँ बताए हैं, विश्लेषण करना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, आपको याद करना है एक कोड IMRCSAC, ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए एज ए कोड, और सबका मतलब समझ लीजिए होता क्या है। आई मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट इन मनी टर्म, पहले प्रत्येक ट्रांजेक्शन की पहचान करना, फिर उसके बाद देखना है वो मनी टर्म में है कि नहीं, मतलब पैसे में है कि नहीं, फिर उसका रिकॉर्ड करना यानी जनरल में रिकॉर्ड करना, लिखना, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करना यानी कि पूरे ट्रांजेक्शन को अलग अलग भागों में बांटना, यानी परचेजिंग सेलिंग का कार्य जो होता है, परचेज को परचेज में, पूरी सेल है तो सेल्स अकाउंट बनाते हैं। और भी लेजर आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। समराइजिंग करना यानी समरी निकालना, यानी एक साल में कितना परचेज है, अगर लेजर से हमको क्या पता चल जाएगा। अगर जैसे हम लोग परचेज अकाउंट बना रखे हैं पूरे साल का, तो हमको लास्ट में पता चल जाता है ना कि हमने एक साल में कितना परचेज किया है। फिर उसके बाद हमारा है एनालाइजिंग, यानी कि इतनी चीज़ें करने के बाद एनालाइज, सीए जो होते हैं वो एनालाइजिंग यानी देखते हैं, विश्लेषण करते हैं कि कितना परचेज हुआ, परचेज की, और कितना हमने सेल किया। तो अगर सब कुछ अच्छे से आपका रिकॉर्ड रहेगा तो उसको देख के वो ये तय करता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या नहीं। क्योंकि समराइजिंग में हम 3 चीज़ें बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस आपका लेजर से ही बनेगा, जब लेजर बनाएंगे तो उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। पीएल अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पता चलता है। बैलेंस शीट से हमारी बिजनेस की कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, वो पता चलती है। तो इसको देखने के बाद कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, इसको देखता है या एनालाइज करता है, इंटरप्रिंटिंग। इसके करने के बाद वो यूजर्स को, मतलब जितनी भी आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, जितनी भी फाइनेंशियल कंडीशन है, वित्तीय स्थिति आपकी है, वो कम्युनिकेट करता है किसके साथ, जो भी आपके यूजर्स हैं। आपके यूजर्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। जैसे हम आपको बताएं इंटरनल लिख भी लीजिए आप लोग कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंटरनल में कौन कौन आएंगे। इंटरनल में आपके आएंगे, यहाँ पे देखिए लिखिएगा आप लोग, ओनर्स यानी कि जो ओनर हैं। सेकेंड है, आप लोग आई होप समझ में आया, आप लोग प्लीज़ अपनी बुक से नोट तैयार कर लीजिएगा। मैनेजमेंट, लेंडर्स मतलब जिन लोगों ने हम लोग को लोन दे रखा है, और एम्प्लॉय, क्योंकि जब तक आपके ओनर, मैनेजमेंट, लेंडर्स, एम्प्लॉय जानेंगे नहीं कि आपके बिजनेस की स्थिति क्या है, तब तक वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। एक्सटर्नल में आपका हो गया, लिख लीजिए, इन लोग को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं लोगों से आपका क्या होता है, बिजनेस रन करता है। बैंक्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर गवर्नमेंट को, सॉरी ये लेंडर्स इसमें नहीं आएंगे, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय बस आएंगे। गवर्नमेंट तीसरा आपका हो गया, लेंडर्स ये बाहरी हैं, ये तो आपके बिजनेस के अंदर ही रहते हैं ये लोग, लेकिन ये लोग बाहर, बैंक्स, गवर्नमेंट, लेंडर्स ये लोन, और आपके ये क्रेडिटर्स मतलब जितने भी लेनदार हैं। इसको समझ लीजिए एक बार। देखिए इंटरनल में ओनर मतलब ओनर जो मालिक है, जिसका वो बिजनेस है, तो उसको तो जानने की जरूरत, पूरा हक है कि उसका जो बिजनेस है उसके बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि। मैनेजमेंट में क्या आता है, मतलब पूरी आपका स्टाफ पूरा। मैनेजमेंट में क्या आता है, जो सब कुछ मैनेज करता है, यानी ऊपर से लेके नीचे के लोग। मैनेजमेंट कई भागों में डिवाइडेड है, आप लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर ये एम्प्लॉय मतलब जितने भी वर्कर, स्टाफ आपके कंपनी में लगे हैं,
वो लोग जानेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तभी वो अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे, अपना परफॉर्मेंस करेंगे। आप एक्सटर्नल में देखिए बैंक्स, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है तो बैंक से आपका ट्रांजैक्शन कंटिन्यू होता रहता है, तो बैंक को भी हक है जानने का कि आपके बिजनेस की आखिर में फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इसलिए जानने का हक रहता है क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स वसूल करते हैं आपसे कर। तो आप अगर सही से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वित्तीय विवरण नहीं सही रखेंगे तो आपको भी दिक्कत होगी और गवर्नमेंट को भी। लेंडर्स मतलब जो लोग हमको लोन प्रोवाइड कराते हैं, क्रेडिटर्स जितने भी हमारे लेनदार हैं, उनको वो भी हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जानने का क्या करते हैं, हक रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आप लोग एडवांटेज, इसके लिमिटेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब कल हम लोग पढ़ेंगे।